हेलो गाइस, माय नेम इज़ अजीत एंड वेलकम बैक टू मैकेनिकल अड्डा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं डीआईडीओ सेप्टम एसटीएबी के सैलरी स्ट्रक्चर और सैलरी स्लिप के बारे में डिस्कस करेंगे और इसमें क्या अदर बेनिफिट्स मिलता है और क्या क्या चीज़ें होती है, फैसिलिटीज़ जो हमें ऑन जॉब प्रोवाइड होता है और उसके अलावा इसकी जॉब प्रोफाइल कैसी होती है। सभी एसटीएबी पोस्ट के लिए ये कॉमन वीडियो रहेगा और प्रमोशन स्कीम कैसे होता है और आप एसटीएबी से आप साइंटिस्ट भी कब बन पाओगे, कितना टाइम लगेगा और क्या क्या उसके लिए प्रोसेस होता है, इन सभी इंफॉर्मेशन के लिए बात करेंगे। ये सारे इंफॉर्मेशन वैसे आपके जॉब लगने के बाद का है, बट ऐसे इंफॉर्मेशन जब तक आपको नहीं मिलता, आपके अंदर तैयारी करने का इंटरनल मोटिवेशन नहीं आता है, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, सारी चीज़ें समझना और उस हिसाब से भी आप डिसाइड कर सकते हो कि इसमें जो है प्रमोशन कैसे क्या होता है, तो आपको जो है वो डीआरडीओ के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए कि नहीं, ये नौकरी आपको चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। सो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि 6 सितंबर से हमारा डीआरडीओ सेप्टम 10 का टियर 1 का लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपके 5:30 से इसमें लाइव क्लासेस होंगे। इसका रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगा और पीडीएफ, डेली प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज, सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और आज जो है वो डिस्काउंट का लास्ट डेट है। ठीक है, तो ये ऑफ़र जो है वो ज़रूर आप अवेल करना है। उसके अलावा अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हो तो टियर 1 और टियर 2 दोनों के लिए कोर्स लॉन्च हुआ है जी। इसमें टियर 1 का तो आपका सेम लाइव क्लास चलेगा और टियर 2 के आपके प्री रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे। तो ये भी जो है वो आप इनरोल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या आप मैकेनिकल अड्डा ऐप जाके डाउनलोड करके वहाँ पे आप इनरोल कर सकते हो। ठीक है, सो अब बढ़ते हैं हम अपने वीडियोस पे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सैलरी स्लिप के बारे में, तो यहाँ पे मैं आपके एक ही कैंडिडेट का दो सैलरी स्लिप दिखा रहा हूँ, जिसमें एक स्टार्टिंग का सैलरी स्लिप है जो ज्वाइनिंग के बाद होता है, ठीक है, ऊपर का, और 3 इंक्रीमेंट के बाद जो है वो क्या सैलरी रही है वो भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें बेसिक का, तो आपको पता है बेसिक हमारा 35,400 होता है एस टी ए बी पोस्ट के लिए। ठीक है, और इस पे डीए जो है स्टार्टिंग में 7% यहाँ पे मिला हुआ है। ठीक है, और एच आर ए 24% जो कि 8,496 है, 35,000 का 24%। और टी ए की बात करें तो 3852। तो ध्यान रखना, एच आर ए जो है आपका, और एच आर ए जो है आपका जब भी मिलता है जब आप एकोमोडेशन डीआईडीओ की तरफ से नहीं लेते हो। अगर आप एकोमोडेशन ले लेते हो तो एच आर ए आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका ग्रॉस सैलरी है। अब इसमें कुछ डिडक्शन होते हैं, जैसे आपके हॉस्पिटल्स के लिए कार्ड बनता है, इंश्योरेंस हो गया, उसके अलावा काफ़ी टैक्स डिडक्शन हो गया, ये सभी चीज़ें मिला के यहाँ पे ये जैसे 990 है, तो इसमें से आपके ग्रॉस सैलरी में से ये माइनस हो गया। देखो यहाँ पे एनपीएस जो है वो डिडक्ट नहीं हुआ है, जो कि आपके पेंशन का होता है। तो एनपीएस जो है वो 10% डिडक्ट होता है, जितना भी आपका सैलरी होता है कुछ 10% के आसपास रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इंक्रीमेंट के बाद जो है वो इसमें एनपीएस भी ऐड है। यहाँ पे आपका जो है वो बेसिक पे में इंक्रीमेंट हुआ है, ये 35,000 से 35,400 है, और यहाँ पे ये इंक्रीमेंट हो के 3 इंक्रीमेंट के बाद 38,700 हुआ है। इस पे आपका डी ए 17% है और एच आर ए 24% है, और टी ए मिला के ग्रॉस सैलरी ये आपका 58,779 हुआ है। इसमें आपके डिडक्शन जो है वो 5,000 है, तो 5,000 डिडक्शन के बाद आपके ये 53,741 है। तो ये हुई सैलरी की बात एस टी ए बी का। इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है तो वो भी पूछ सकते हो, और भी इसमें चेंजेस हो सकते हैं, और ये सेंटर डीआईडीओ के सेंटर टू सेंटर भी वेरी करता है। कहीं पे एचआरए मिलता है, कहीं पे नहीं मिलता है, जहाँ पे इस फैसिलिटी लोग अवेल करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अप्रोक्स कह सकते हो आपको 50 के आसपास सैलरी रहेगी। हाँ, ये भी डिपेंड करता है कि आपका जो है वो यहाँ पे डीए जो मिलता है वो सिटीज़ के हिसाब से होता है। ठीक है ना, सिटीज़ के हिसाब से। ठीक है, तो ये वेरी करता है आपका। ओके, और इसके अलावा जो है अगर हम बात करें यहाँ पे अदर बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं, ठीक है ना, तो सिटीज़ की अगर हम यहाँ पे एक चीज़ आपको बता रहा था कि जो एच आर ए मिलता है वो आपके
एक्स वाई जेड कैटेगरी होती है, तो आपका जो सिटीज़ होगा, जैसे न्यू दिल्ली में अगर आप हो, चंडीगढ़ में हो, तो वहाँ पे आपका एक्स कैटेगरी का मिलेगा। तो डिपेंड करता है किस कैटेगरी की सिटीज़ है, तो उस हिसाब से यहाँ पे आपको मिलेगा। ये चीज़ आपको ऐड करना था। उसके बाद अदर बेनिफिट्स की बात करें तो फ्यूचर में अगर आपके बच्चे जब होंगे तो उनके एजुकेशन के लिए अलाउंस मिलेगा। अगर आप कहीं जा रहे हो ट्रैवल करने, छुट्टी पे जा रहे हो वेकेशन पे, तो उसके लीव ट्रैवल कंसेशन भी मिलता है और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी आपको प्रोवाइड हो सकती हैं। फिर कैंटीन का आपको कार्ड बनता है, सीएसडी फैसिलिटीज़। तो उसके अलावा हॉस्पिटल के लिए भी कार्ड्स बनते हैं और जो उसके अलावा जो है बहुत सारे और भी कुछ कुछ अलाउंसेस होते हैं एडवांस आपको, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड होती हैं। तो ये अदर बेनिफिट्स और पर्क्स में आ जाता है, और भी इसमें कुछ चीज़ें ऐड हो सकती है। ठीक है, तो इसके बाद जो है आपका इंटरनल प्रमोशन, दो टाइप के यहाँ पे आपके प्रमोशन होते हैं। एक तो आपका असेसमेंट के बेसिस पे होता है, जो आपके एक्सपीरियंस होते हैं टाइम के साथ। जैसे आप ज्वाइन करोगे आपका एंट्री लेवल पे, यानी कि शुरू शुरू में आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करोगे सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी पोस्ट पे, जिसका पे लेवल जो है लेवल 6 है, बेसिक पे 35,400 है। और ये कैटेगरी किस कैटेगरी में आता है? ग्रुप बी के जॉब में आता है, नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल। ठीक है, इसके बाद 5 साल अगर जॉब करोगे, ठीक है ना, 5 साल आप जॉब करोगे तो 5 साल जॉब करने के बाद आपकी प्रमोशन जो है असिस्मेंट के बाद, ठीक है, ये प्रमोशन जो होते हैं इस जो पोस्ट वाइज होता है, तो 5 साल के बाद आपका ये जल्दी भी हो सकता है, डिपेंड करता है। कई बार जो है 3 साल और 4 साल में हो जाता है, तो वो डिपेंड करता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, और नॉर्मली 5 साल पे होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। आपका टेक्निकल ऑफिसर ए यानी कि 2OA का जो पोस्ट है वो 5 साल बाद मिल जाता है असेसमेंट के बाद। यहाँ पे आपका लेवल पे 7 रहेगा, जो 44,900 है। और उसके बाद अगर बात करें, ये आपका ग्रुप बी का ही जॉब रहेगा। जब आप TOA से आप TOB पे चले जाओगे इस पोस्ट पे, ये ऑलमोस्ट इस यहाँ तक जाने में आपको 10 साल लग जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको पोस्ट जो है वो ग्रुप ए का हो जाएगा, गजेटेड होगा। और ये वो पोस्ट है लेवल 10 जो एक साइंटिस्ट लेवल पे मिलता है आपको, चाहे वो इसरो या DRDO का साइंटिस्ट हो गया। ठीक है ना, तो ये टेक्निकल ऑफिसर बी है, और ये भी इस पे आप 5 साल वर्क करोगे तभी जाके इस पे आप जा सकते हो, वो भी असेसमेंट के बाद। तो टोटल आपको इस पोस्ट तक जाने में लेवल 10 पे 10 साल जो है वो आपको लग सकते हैं। इससे कम में भी आप जाओगे अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो। ठीक है, और इसी तरह से 5-5 साल पे ये जो है आपके असेसमेंट होते हैं, और आपका इसी तरह से आपके पोस्ट बढ़ते हैं। मैक्सिमम जो है आपका टेक्निकल ऑफिसर डी तक जाएगा। अभी इसी के हिसाब से बेसिक पे है 10, 11, 12, और ये आपका ग्रुप ए का रहेगा पोस्ट। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, जो इसके अलावा कि आप साइंटिस्ट बी के पोस्ट पे कैसे जा पाओगे, ठीक है, तो उसके लिए जो है आपका एग्ज़ाम होता है। ठीक है ना, उसके लिए कुछ कुछ क्राइटेरिया होता है, उसके लिए आपको फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए एक जिस एग्ज़ाम को बोलते हैं जो होता है LDC, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम। ये जो है वो जो डिपार्टमेंटल के कैंडिडेट हैं उनके लिए ही होता है जो वर्किंग है। तो उसमें क्राइटेरिया होता है कि आपको एटलीस्ट ज्वाइनिंग करने के बाद 5 ईयर जो है वो DRDO में वर्क करना होगा एज अ STAB। ठीक है ना, उसके बाद आप जो है जब इस पोस्ट पे पहुंच जाओगे टेक्निकल ऑफिसर ए के पोस्ट पे, ये 5 साल जरूरी है आपका पूरा होना, टेन्योर जो है वो 5 साल। उसके बाद दूसरा ये इम्पोर्टेंट है कि आप जो है वो इस पोस्ट पे आपकी प्रमोशन हो गई है, और फिर वहाँ जाने के बाद जो है आपका BE BTech, अगर आप डिप्लोमा स्टूडेंट हो STAB के लिए, तो BE BTech आपका कंप्लीट होना चाहिए। या अगर आप MSc का BSc के स्टूडेंट हो तो आपका MSc जो है वहाँ पे वर्क करते करते आप पार्ट टाइम कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे काफ़ी लोग पूछेंगे जिनका पहली हो चुका है, जो हाइड करके जाते हैं, अपना डिटेल नहीं दिखाते हैं, तो देखो उनके लिए या तो दोबारा से करना पड़ेगा BTech या MSc, और साथ में ही करना पड़ेगा, तभी आपको प्रमोशन मिल सकती है। ऐसे आप दिखा नहीं सकते क्योंकि वो चीज़ आप जो है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, जो आपने ज्वाइनिंग से पहले अगर हायर एजुकेशन किया हुआ है, क्योंकि वो आपके नोटिफिकेशन में मना किया हुआ है कि हायर एजुकेशन एलिजिबल नहीं है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ये उन सभी स्टूडेंट के लिए ये आपका ड्रॉबैक होगा। ओके,
सो सिलेक्शन प्रोसीजर इसमें जो है ये एग्ज़ाम होता है, उसके बाद इंटरव्यू होती है, फिर जाके जो है वो सिलेक्शन होती है। ठीक है, तो दोनों चीज़ों में परफॉर्म करना होता है। और एलिजिबिलिटी आपको बता दिया कि एटलीस्ट 5 ईयर जो है वो वर्किंग होना चाहिए, और टेक्निकल ऑफिसर के पोस्ट पे आप जब पहुंच जाते हैं और साथ में आपका हायर एजुकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है, तभी जाके आप एलिजिबल होगे। ठीक है, तो ये था आपके दोनों प्रमोशन स्कीम। ठीक है ना, इससे पहले हमने सैलरी और बेनिफिट डिस्कस कर लिए। अब जो है वो हमारा लास्ट टॉपिक है, जॉब प्रोफाइल कैसा होता है, क्या काम करने को मिलता है। तो देखो डीआईडीओ के ऑलमोस्ट 15 से 20 के आसपास, काउंट नहीं करा मैंने अभी तक, पर इसी के आसपास लोकेशन है। ठीक है ना, अलग अलग लैब हैं, इतने सारे लैब हैं। तो हर लैब का जो है वो वर्क वर्क काम करने का जो है वो अलग अलग है। हर जगह पे अलग अलग चीज़ों पे रिसर्च चलती है, अलग अलग चीज़ें बनती है। ठीक है ना, तो नॉर्मली जो है वो ये आपका लोकेशन टू लोकेशन आपका वेरी करेगा। पहला तो ये पॉइंट है आपका। फिर एज अ एसटीए भी आपको जो है मेनली क्या करना होगा, जो भी आप साइंटिस्ट के अंडर काम कर रहे हो, जिस डिपार्टमेंट में आपको असाइन किया गया है, तो वो साइंटिस्ट का जो भी काम होगा वो आपको पूरा हैंडल करना होगा साथ साथ में। ठीक है, चाहे वो टेक्निकल हो या पेपर वर्क हो। ठीक है ना, तो वो सारी चीज़ें साथ साथ में आपको करना होगा, और सभी चीज़ों का ध्यान भी रखना होता है। ठीक है, तो जैसे कोई भी टेक्निकल प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है ना, तो उस प्रोजेक्ट पे जो भी काम होगा वो आपको साथ साथ में करना होगा, असिस्ट करना होगा। डॉक्यूमेंटेशन वर्क भी आपसे ही कराया जाएगा एज अ टेक्निकल असिस्टेंट, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट। अगर कोई चीज़ें चल रही है उस पर रिपोर्ट बनानी होगी तो रिपोर्ट आपको बनाना होगा। ठीक है ना, सब गाइडेंस मिलेगी आपको कि क्या क्या चीज़ें कैसे करनी होगी। फाइल वगैरह अपडेट करना हो या मेंटेनेंस करना हो, ये सारी चीज़ें। सुपरवाइजरी का भी रोल मिलता है कि लाइक कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो ये मशीन सही चल रहा है कि नहीं, आपको सुपरविज़न रखना है, सब चीज़ ओके है कि नहीं, जो भी होना चाहिए। ये सबके लिए अलग अलग होगा, अलग ब्रांच के लिए अलग हो सकता है। ठीक है ना, तो ये मैं कॉमन सभी के लिए बता रहा हूँ। कुछ लिटरेचर सर्वे, कुछ आपको कुछ सर्वे वगैरह भी करना पड़े, या कुछ रिसर्च टॉपिक है तो वो भी आपको पढ़ने के लिए दिया जा सकता है, इस चीज़ पे प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। तो ऐसे सारी चीज़ें हो सकती है। टेस्टिंग वगैरह होता है, उसकी एनालिसिस करनी होगी, टेस्ट परफॉर्म करना होगा, कोई प्रोजेक्ट का टेस्ट चल रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, ये वेरी करता है, हर लैब टू लैब वेरी करेगा। तो इस टाइप के आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि किस टाइप का काम होगा। ठीक है ना, नेचर ऑफ वर्क आपको यहाँ से पता चल गया होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है ये तीनों टॉपिक से रिलेटेड, जॉब प्रोफाइल, सैलरी से रिलेटेड या आपके प्रमोशन से रिलेटेड, तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हो। ठीक है, और उसके अलावा जो है आपके और भी जो डीआईडीओ से रिलेटेड वीडियोस हैं वो धीरे धीरे डेली अपडेट होते रहेंगे। ठीक है ना, तो तैयारी आपने शुरू कर दिया है। और उसके अलावा अगर प्लेलिस्ट की बात करें तो सभी वीडियोस जो है वो आपके हमारे चैनल मैकेनिकल अड्डा पे, यहाँ पे प्लेलिस्ट में डीआईडीओ की एग्ज़ाम के प्लेलिस्ट में आपको जाना है, और आपको ऑलमोस्ट ये प्लेलिस्ट तो आप सेव करके रखो और नोटिफाई करके रखो, पहला जो प्लेलिस्ट है यहाँ पे। बिकॉज अभी जितने भी वीडियोस मैं अपडेट करूँगा डीआईडीओ से रिलेटेड वो सारा इसमें ऐड होगा। और बाकी टायर 2 से काफ़ी सिलेबस भी ऐड करे हुए हैं, उसके अलावा जो है प्रीवियस ईयर है, एग्ज़ाम एनालिसिस है। ठीक है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगी, और लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या डायरेक्टली चैनल पे जा सकते हो। और बाकी जो लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं टीयर 1 का, ठीक है, तो वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं जाके हमारे ऐप पे। आज लास्ट डेट है ऑफर का, और फिर जो है वो मैकेनिकल के लिए दोनों बैच अवेलेबल हैं। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।